निकाय के दंगल का दूसरा चरण। निकाय के रण का कौन बनेगा किंग? काम आएगा वार पलटवार। किसकी होगी शहर सरकार? हो गया जनता का मत, ले लिया गया फैसला। निकाय के दंगल के दूसरे चरण का घमासान भी थम गया। सुबह से कतारों में लगे मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। उम्र को किनारे कर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाने मतदाता नजर आए। सारा जोर, सारा जोश लगा चुके नेताओं को अब परिणामों का इंतजार है। जाहिर है पहले चरण के कम मतदान के बाद सियासी दलों की चिंता थी तो प्रशासन की निगाहें भी लगी थीं। लेकिन इस बार बढ़े वोट प्रतिशत ने मतदाता के फैसले को साफ किया है। ये बात और है कि कहीं कहीं छुटपुट घटनाओं की खबरें भी सामने आई। लेकिन इस सब के बावजूद बढ़े वोट प्रतिशत पर क्या है कांग्रेस और भाजपा का कहना और निकाय के रण में जीत को लेकर क्या है दावा, आइए सुनते हैं। तो इस बार चुनाव आयोग ने भी थोड़ी सख्ती रखी, पूरा दबाव बना के रखा, तो इस बार ये कारण रहा कि सब जगह मतदाता पर्ची पहुंची है और इसी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने आए हैं। देखिए, हम इस बार पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कांग्रेस पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे महापौर जीत के आएंगे इस बार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि पिछली बार मतदान केंद्रों पर जब मतदान कम हुआ था, परसेंटेज गिरा, तो उसको लेके संज्ञान में डाला था चुनाव आयोग महोदय के यहाँ। तो निश्चित रूप से जो ज्ञापन दिया उसका एक परिणाम है कि जो विसंगतियाँ थी उनको दूर किया गया और इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ा है। चुनाव में तो होता है, रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है। आपस में छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं जो मेरी जानकारी में आई है। जीत के दावे हों या आरोपों की बौछार, फिलहाल इसमें नया कुछ नहीं। लेकिन 17 जुलाई और 20 जुलाई को आने वाले नतीजों में क्या नया होगा, इस पर सबकी नजर है। और साथ ही तय होगा कि शहर सरकार पर कौन काबिज होगा। क्या भाजपा दबदबा बरकरार रख पाएगी या फिर कांग्रेस साइलेंट मोड पर रहकर कहीं विस्फोट कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 5 का पंचनामा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। नगरीय निकाय के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज पूरा हो चुका है। पिछली बार जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो वोटिंग परसेंटेज दोनों ही पार्टियों की चिंता बढ़ाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन आज हुए मतदान से दोनों पार्टियों ने थोड़ी राहत की सांसें जरूर ली होंगी। किसके लिए आज का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होना फायदेमंद रहेगा, इसका पता तो 20 जुलाई को ही चलेगा। IND एजेंडा पर हम चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं पॉइंट्स पर। कौन लगाएगा 5 का पंच? निकाय के दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ने के क्या मायने? क्या चौंकाएगा मतदाताओं का फैसला? और दबदबा बरकरार या नई सरकार, क्या आएगा फैसला? ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मगेंद्र सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ बीजेपी की ओर से राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बुंदेला साहब आपसे कि आज वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज तो हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, आप लोगों ने थोड़ा राहत की सांसें तो ली होंगी, क्योंकि पहली बार जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज खासतौर से भोपाल और सिंगरौली देख के तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा परसेंटेज भी देखने को मिलेगा। जी, आज ये बात साबित हो गई कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग के द्वारा जो अधिकारी, जो कर्मचारी नियुक्त किए गए थे पर्चियों को वितरित करने के लिए, उनने प्रॉपर तरीके से पहले पहले चरण का मतदान था उसमें नहीं बांटी। इसी कारण से आप देखें
पिछली बार मत प्रतिशत काफी कम था। अच्छा विवेक जी एक बात समझें जी। कभी भी इस बात पर अगर मैं समझता हूं अगर कोई राजनीतिक दल खुशी मनाए कि मतदान कम हो गया तो हम जीत रहे या ज्यादा हो गया तो हम जीत रहे, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अगर कोई राजनीतिक दल सोचता है तो उसका ये मानसिक दिवालियापन है। क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि मतदान जो है अधिक से अधिक होना चाहिए। जब मतदान अधिक से अधिक होता है तो उससे मतलब अधिक से अधिक लोगों ने अपनी कहते हैं ना अपनी भागीदारी की है और अपने विचार व्यक्त किए हैं और वो विचार कहीं ना कहीं बैलेट पेपर के रूप में या बटन के रूप में उन्होंने अवतरित किए हैं, जिससे कि अच्छा एक निर्णय होगा, अच्छा जनमत आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आप देखें इसके अलावा विवेक जी आज का जो 5 का पंच जो आपका विषय जो 5 जगह जो चुनाव हुए इसका नगर पालिका नगर पंचायतों में चुनाव हुए, ये भी देखने में आया कि इस मतलब आज के मतदान के दिन आज के चरण में भाजपा ने इनके नेताओं ने जबरदस्त गुंडागर्दी की है और जबरदस्त तरीके से ने बूथ कैप्चरिंग की है। मैं विवेक जी टीकमगढ़ का रहने वाला हूं। टीकमगढ़ शहर में वहां के स्थानीय विधायक की देखरेख में उनके परिवार की भारतीय जनता पार्टी के विधायक की देखरेख में वार्ड नंबर 1 में बूथ क्रमांक 1 पर बूथ कैप्चरिंग चल रही थी, फर्जी मतदान चल रहा था। और जब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनसे इस चीज को रोकने का कहा, हमारा जो अधिकृत प्रत्याशी था उसने जब ये बात की तो उसके साथ मारपीट हुई। जो देवेंद्र कुशवाहा उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा आप देखिए हमारे स्थानीय नेता यादवेंद्र सिंह जी भी जब उस स्थान पर पहुंचे तो उनके परिवार के साथ भी बदतमीजी की गई। और अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि यादवेंद्र सिंह जी का घर उल्टा पूरे पुलिस ने घेर रखा है। ये स्थिति है। ये इस तरह का जनता, ठीक है एक नगर पालिका की बात है, सिर्फ एक छोटे शहर की बात है, लेकिन मैं बात यहाँ इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं उसी शहर का रहने वाला हूं। और कहीं ना कहीं जो यादवेंद्र सिंह जी लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक जुड़ाव है हमारी पार्टी के, एक सम्मानजनक नेता हैं। तो इस तरह का चुनाव में इतना स्तर नहीं गिरना चाहिए। मतलब इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है। आप नगर निगम की बात करें, आप देखें रतलाम का आपने ऑडियो देखा, वीडियो देखा कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस के झंडे लगे उनके नल पानी बंद कर दो। अरे साहब लोकतंत्र का इससे बड़ा चीरहरण क्या होगा। आप मुरैना में देखा, ये विकास की गाथा बुनने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। मुरैना में एक 8 साल का बच्चा अपने 2 साल के छोटे भाई का मतलब उस शव लिए घंटों में ठहरा, शव वाहन नहीं मिला। 2 घंटे की बारिश में कहीं की बात मत करिए विवेक जी, इसी भोपाल की इसी एमपी नगर की बात करिए जहां हम बैठे। 2 घंटे की बारिश में जो सड़कें होती तालाब बन जाती हैं, सड़कें खुद जाती हैं। और ये भाजपा के लोग क्या तर्क दे रहे हैं कि अधिक बारिश, भैया कहां की अधिक बारिश हो गई? बारिश देखी नहीं है आपने? जब बारिशें होती थी 95-96 में क्या 7-7 दिन बदल नहीं खुलते थे, उस समय भी ये स्थिति नहीं बनी। तो वर्तमान में आप देखें हमने चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा विवेक जी, हमने चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा और भाजपा की भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ा। राजपाल सिसोदिया साहब, कांग्रेस के ये आरोप हैं कि आप लोग धनबल का और जो प्रशासन है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं निकाय चुनाव में। ये आरोप जो है कांग्रेस के हार के पहले हार किसके माथे करना इसकी तैयारी के स्वरूप में देखा जाएगा। ये इलेक्शन पिटीशन का मैटर बना रहे हैं, इस प्रकार की बातें करके इनके नेता कमलनाथ जी भी यही कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। और अब उनके देखा देखी जो है इनके प्रवक्ता भी यही बात कहने लगे। तो ये जो जिस प्रकार के सूर चल रहे हैं कांग्रेस के आरोप के, पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाने के काम किए, फिर ईवीएम पे आरोप लगाने का काम किए, फिर कहने लगे कि मतदाता पर्ची से चुनाव होते हैं वो ठीक होते हैं, फिर कहने लगे कि मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, फिर कह रहे कि शिवराज जी और उनकी पूरी टीम मंत्रिमंडल के सदस्यगण सत्ता के और पद का दुरुपयोग कर रहे। तो ये जो सारे आरोप है ना, ये आरोप ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये चुनाव हारने के बाद इलेक्शन पिटीशन में जाएंगे ना तो उसका ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वास्तविक में धरातल पे कांग्रेस कहीं नहीं थी इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। आज का मतदान प्रतिशत भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रुझान रहा है लोगों का। जनता ने खूब बढ़ चढ़ के मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। तो मुझे ये बताइए सिसोदिया साहब, पहले दिन आप लोग कह रहे थे कि 16 में 16 नगर निगम जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, आज कितने का दावा करेंगे? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, इसलिए जल्दबाजी होगा कि अभी 5 बजे तक 5:30 बजे तक तो मतदान के और प्रतिशत आने का काम अभी तक हमारे चुनाव कार्यालय से हो रहा है।
तो अभी 8 बज रहा है, 2 घंटे के अंदर ऐसा आकलन निकाल के कहना जल्दबाजी होगा। पर जिस प्रकार से सब जगह से रुझान आ रहे हैं, प्रदेश कार्यालय को जो जानकारी मिल रही है, उसके आधार से हम ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाताओं से जो संपर्क रहा, उस संपर्क के दौरान मतदाताओं का जो रुझान आया है, मतदाताओं का जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मिलना रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिकांश स्थानों पर आशीर्वाद जनता का मिलने का काम हुआ है। चलिए ठीक है। मृगेंद्र सिंह साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे, पहले चरण का मतदान जब कम हुआ था, हमने उस पर भी चर्चा की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर इसके कारण क्या रहे। आज चूंकि थोड़ा सा मतदान परसेंटेज अच्छा हुआ है, जो जिलों की तस्वीरें सामने आई, क्या लगता है आपको इसका माइलेज किसको मिल सकेगा अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें तो? देखिए, इसके आधार पर नहीं कहा जा सकता कि किसको फायदा होगा, क्योंकि कौन लोग निकले हैं, कौन वोट डालने गए किसके, तो उसके आधार पर ये अंदाज लगाना कि कौन जीतेगा नहीं, उसका संभव नहीं है। क्योंकि जो निकले होंगे मतदाता, तो दोनों दलों को वोट डाले होंगे, या ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस केवल निकले या भाजपा भर के निकले। पिछली बार भी वही स्थिति थी लेकिन चिंतनीय बात यह है कि मतदाताओं का जो रुझान है कम हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, प्रशासन भी जिम्मेदार हैं। आप देखिए, गांव में परसेंट उठा के देख लीजिए, जो ग्राम सरकार के लिए मतदान हुए वो कहीं 70%, 80%, 82%, 85% इतने तक। मतलब अगर अपन बात करें, लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग शहर में रहते हैं, अधिक मतदान करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं गांव के लोग अधिक अच्छे हैं। आप ग्राम सरकार का मतदान का प्रतिशत उठा के देख लीजिए, शहरों से ज्यादा है। तो ये मुझे लगता है कि जो शहर के लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, वो लोग बात तो अच्छी करते हैं लेकिन मताधिकार का प्रयोग करने तक नहीं जाते। तो इसलिए कि ये कहना कि किसके कारण मतदान बढ़ा है और कौन जीतेगा, ये कहना भी संभव नहीं है जी। क्योंकि जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इससे कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज कम है, खासतौर से जो भोपाल के और ग्वालियर के जो आंकड़े आए थे थोड़े से चौंकाने वाले थे, जिसमें भोपाल के, तो कई लोग ये भी बता रहे थे कि इसका जो एक असर सरकार पर भी पड़ेगा, यानी सत्तारूढ़ दल पर। हालांकि ये कयास है, हमें इंतजार करना होगा रिजल्ट का। और बड़ी अच्छी बात आपने जो गांव के वोटिंग परसेंटेज की बताई। अवनीश जी, हाँ बोलिए सर। होता क्या है कि जो विधानसभा लोकसभा चुनाव होते हैं जी, उसके जो मतदाता सूची होती है और नगर पालिका नगर निगम की मतदाता सूचियां अलग अलग होती हैं। जो विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची, वो काम बनाने काम बीएलओ करते हैं और ये नगर निगम के कर्मचारी करते हैं। नगर निगम कर्मचारी वैसे भी इतने काम के बोझ में दबे रहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं रहता, ना वो किसी घर में जाकर देखते हो, तो बैठे बैठे अपना काम कर लिया कि ठीक है, इस घर में किसी से पूछ लिया कौन है, नया आ गया, जोड़ लिया। इसके कारण भी जो मतदाता सूचियां, जो मतदाता पर्चियां नहीं बटी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अभी तक होता क्या था कि पार्टियां, कायदे जिम्मेदारी दोनों दल की होती है कि पर्चियां घर घर जाएं, लेकिन देखें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, चुनाव आयोग के निर्देश बहुत सारे, जिसके कारण हुआ क्या कि पार्टियां अब धीरे धीरे कम हो गई हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उनने ये दी है कि जो सरकारी कर्मचारी वो भी घर घर जाकर पर्चियां बांटे। लेकिन जो कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए नगर निगम के कर्मचारी ज्यादा जिम्मेदार है। नगर निगम के कर्मचारी जिम्मेदार हैं। जी अवनीश जी बोलिए। जी देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमने विवेक जी के चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ा, क्योंकि आप देखें 16 के 16 नगर निगम, अधिकतर नगर पालिकाओं में बात स्वीकार करते हैं कि भाजपा पिछले काफी लंबे समय से काबिज रही है, और विकास की आप बात करें तो विकास कहीं हुआ नहीं है। तभी ये कारण है विवेक जी कि जब चुनाव प्रचार में शिवराज जी जाते थे, उनने ये कहीं नहीं कहा कि महापौर प्रत्याशी को देखकर आप वोट दीजिए, उन्होंने ये कहा कि आप मुझे देखकर वोट दीजिए। अगर ये आपके कार्य नहीं करता, ये आपके बीच नहीं आता, विकास नहीं करता, तो मैं हूं, मतलब शिवराज जी एक जमानतदार, एक गारंटर बन कर गए और उनने उसी समय साबित कर दिया कि ये काम करने वाला नहीं है। तो जनता ने भी इस बात को बिल्कुल नोटिस किया और आप देखेंगे उनके महापौर, जो मैं तो कहता हूं
12-12 या 16-16 जो भी हो, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी अपने 16 के 16 बचा ले, 5 बचा ले, 4 बचा ले तो बड़ी बात है। हम दावा करते हैं कि कम से कम 16 में से 12 नगर निगम हम जीत कर आ रहे हैं। विवेक जी, कोई बड़ी बात नहीं, हम 16 के 16 जीत जाएं। अब आप पंचायतों की बात करें, जिला पंचायत सेस में हम मानते हैं सिंबल नहीं दिए, ना इन्होंने ना हमने, लेकिन फिर भी आप देखें, मृगेन जी इस बात के गवाह हैं कि कई सारे प्रमुख समाचार पत्रों ने इस बात की तस्दीक की है कि जिला पंचायत सेसों में लगभग 50-50 का मामला है। 50 इनके जीते, निर्दलीय भी बड़ी संख्या में जीते हैं। तो और आप देखेंगे विवेक जी, क्योंकि इन्होंने चुनाव कहीं मुद्दों पर नहीं लड़ा है। अगर यहाँ की महापौर प्रत्याशी की बात करूं, मालती राय जी की, उनने 2 बार कहा कि अगर मैं महापौर बन गई तो मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगी। मतलब ये बात साबित करती हैं कि 13 साल से निरंतर नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा था। क्योंकि 13 साल से, अगर आप 10 साल की भी बात करें तो 2 महापौर भाजपा के रहे हैं। हाँ। अभी हाल ही में, तो साबित होता है कि उनने भ्रष्टाचार के, यही स्थिति कमोवेश पूरे मध्य प्रदेश की है, नगर निगमों की, नगर पालिका की, नगर पंचायतों की। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां जहां रहे सिर्फ भ्रष्टाचार। अभी क्योंकि मालती राय जी का जिक्र किया आपने, उन्होंने एक चीज और कही थी कि मैं पारिवारिक दखल भी खत्म करूंगी। उनका कहना था जो वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो जब महापौर थी तो उन पारिवारिक दखल बहुत रहता था। ये भाजपा सिर्फ कांग्रेस के पारिवारिक दखल या परिवारवाद को बदनाम करती है, झूठा प्रोपेगेंडा बनाती। भाजपा के परिवारवाद की मैं आपको बात बताऊं, मतलब कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे जिस तरह से बल्ला चलाते हैं, सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट करते हैं, वो परिवारवाद नहीं है। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह परिवारवाद नहीं है। आप हैं की बात कर लें तो गोपाल भार्गव उनके सुपुत्र, आप कहीं भी चले जाएंगे, वसुंधरा राजे सिंधिया उनके सुपुत्र, कितना परिवारवाद आप बनाएंगे, लिस्ट इतनी लंबी बन जाएगी कि हम शायद बोल भी नहीं पाएंगे। चाहे आप धूमिल साहब या आप अनुराग ठाकुर जी की बात कर लें, तो इस मामले में दखल की तो बात भारतीय जनता पार्टी या उनकी प्रत्याशी करे ना, वो तो बात संभालने का प्रयास था उनका। बात तो हकीकत ये, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार और है भी। विवेक जी, बात देखें किस तरह की सड़कें बनती मध्य प्रदेश में। सड़कें क्या होता विवेक जी, आपको मालूम, जो काली सड़कें पहले डम्बर वाली सड़कें होती थी, इनको रिप्लेस किया था किसने? सीसी रोड ने। वो इसलिए किया था, सीसी रोड की एवरेज आयु जो होती 5 साल होती है। 5 साल के पहले वो मेंटेनेंस भी नहीं मांगती है कि ढंग से उसमें जो उसमें मसाला लगता है, 1 6 का मसाला लगता है। मतलब 1 तगाड़ी सीमेंट के साथ 6 आपके 6 रेता और 6 सैंड और 6 साथ में गिट्टी। तो अगर वो ईमानदारी से वो मसाला लग जाए और लोहा लग जाए तो वो 5 साल के पहले वो सड़क खराब नहीं होती। लेकिन अब शिवराज शासन काल में इनके नगर निगम के अधिकारियों ने, महापौर ने कैसी सड़कें बनाई हैं, नगर पालिका, नगर पंचायतों में भी आप देखें, सीसी रोड बनती है, 10 दिन बाद वो सड़क टूटने लगती, उस पर धूल उड़ने लगती है। फिर क्या होता है कि इनका जो नेता होता है, लोकल का पार्षद कह लें या सरकारी जो भी अधिकारी होता है, वो आता है, नहीं धूल उड़ रही, जनता को शुद्ध हो रही। फिर क्या करता है, उसमें कहते हैं ना, वो डम्मर कर देता है, काला डम्मर कर देता है। मतलब सीसी रोड का पेमेंट किया आपने। सीसी रोड की कॉस्टिंग में आपको बता दूं, सरकारी रेट है 240 रुपए स्क्वायर फीट, चेक कर लीजिए आप। और डम्मर रोड का जो पेमेंट होता है 110 रुपए स्क्वायर फीट का होता है आज भी। ये एसओआर रेट है। तो आप क्या करते, फिर उस पर डम्मर की पतली सी लेप, मतलब जनता के मरों पर जरा सी आप लेप लगा देते हो और वो धूल उड़ना बंद हो जाती, बेचारी जनता भूल जाती है। और फिर 2 साल बाद फिर उस सड़क के लिए टेंडर इशू होते हैं। यही विकास पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप नालियों की तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। नाली तो इतना, मतलब भोपाल आपका स्मार्ट सिटी बन गया, इंदौर बन गया, लेकिन क्या है, नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, लोगों के घरों में भर रहा है। भाई किस तरह का आप मतलब अपना कहते हैं अवार्ड ले आते हो, आप सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड ले आते हो पूरे देश में, लेकिन फिर भी ये ड्रेनेज सिस्टम आपका क्यों खराब है? आज भी आप सिर्फ जो है 1 फीट का पाइप ड्रेनेज में, सीवेज में डालते हैं। इसके कारण से आपका वो आज भी सिस्टम ब्लॉक होता है और वो होता है। तो इससे मुझे बताएं, इतना सारा पेमेंट होता है आपका। नगर निगम हर साल बरसात के पहले सफाई के नाम पर, अगर मैं भोपाली नगर निगम की बात करूं, 45 करोड़ रुपए खर्च करता है, फिर भी नाले क्यों चौक होते हैं? सिसोदिया जी, विकास योजनाएं बहुत हैं, कांग्रेस का ये कहना है, काम तो आप लोग कर रहे हैं। अब ये कहेंगे, लेकिन मैं सुनो, इनका जवाब बता दूं। कांग्रेस को नहीं, ये कहें, कांग्रेस को इस मामले, सड़कों के मामले में बात करने का हक ही नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के साथ उस समय पहुंच जाएंगे। सिसोदिया जी बोलिए सर। इनका जवाब यही होगा, मुझे मालूम। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनके नेता राहुल गांधी जमानत पे है। अरे जमानत पे तो बहुत सारे लोग हैं। सुनते अमित शाह भाई, आप कैसे बोलो ना, क्या हो गया कि आजकल आपको यार, वो भी सुन रहे थे, वो भी सुन रहे थे। कैसे हो गया यार, हमें शब्द भी नहीं, बहुत लोग जमानत पर हैं।
हाँ बोलिए, सुन लो यार, बोलिए सुन लो बुंदेला साहब, सुन लो जरा, सुनना भी करो, जब आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे ना, अब आप भी सुनो जरा। दिख रहे हो सुनोगे तो जनता आपकी सुनेगी, तो जनता ही आपको नकार आप देगी, क्या जैसे कह रहे नकार हो, आप दिख नहीं रहे, आपकी फोटो लगी है। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं जहां बैठे वहां लाइट नहीं होगी, ये भी आपके विकास का एक उदाहरण है कि लाइट नहीं है। चलिए वो कारण अलग बात है, आप बताइएगा जी। सिसोदिया जी पहले जवाब दे दीजिए। मैं दूरस्थ नीमच के अंचल में, जावत के पास के अंचल में हूँ, दूरस्थ, जहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है जी। नेटवर्क नहीं होने की वजह से मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, और लाइट पर्याप्त है। आप उज्जैन में थे मुझे मालूम है, और लाइट 24 घंटा दे रहे हैं हम। हाँ। बिजली पर्याप्त है। हाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि दूरस्थ अंचल है। हाँ। जावत के पास में जहाँ फोन का नेटवर्क आता है वो इंटरनेट भी चलता है। चलिए बोलिए नहीं चलता है। जवाब आप कभी भोपाल से बाहर निकलोगे तो समझ में आएगा आपको। हाँ। आप भोपाल में बैठ के बात की जा सकती है, जरा गांव में घूमिए, जरा नीचे जाइए, कांग्रेस के लोग जरा, क्योंकि चलो चलो करते हो आप, तो कमलनाथ जी भी नहीं जाते, आप भी नहीं जाते हुए, हम लोग तो क्षेत्र में रहते हैं, पूरे समय रहते हैं। मैं ये कह रहा था आपको कि कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचार पे बात करने का बनता है, मतलब आप ही बात करो जब इनके नेता जमानत पे ना हो। आज राहुल गांधी जमानत पे है। हाँ। सोनिया गांधी की तारीख लगी हुई है, ईडी से पूछताछ की 22 तारीख, वो अभी बीमारी का सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। खैर ये इनके नेताओं का विषय हुआ। मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आना चाहता हूँ। ये चुनाव है, ये चुनाव जनता ने जन कल्याणकारी योजना, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का भरोसा और राजनीतिक दल के द्वारा किए हुए बातों पर विश्वास करके मतदान करने का काम किया है। हमने साफ और उजली छवि के ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में जनता के बीच में भेजा है, प्रतिनिधि बनाकर पार्टी का, कि जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, और जनता ने उनके कार्यों को देखा है। हमारी सरकार, हमने काम किए हैं, इसे शिवराज सिंह चौहान जी जाकर लोगों के बीच में कह पा रहे हैं। तो कह पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किए। हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से हमने काम किए। आज जब हम गांव में जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास बने हुए दिखते हैं, उसमें लोग रहते हुए दिखते हैं। ये अलग बात है कि उन प्रधानमंत्री आवास के ऊपर रतलाम जैसी जगह में कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको डरा धमका के जबरदस्ती अपने झंडे बांध देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको ये आवास किसने दिया, तो बोले मोदी जी ने दिया। तो मोदी जी ने दिया तो झंडा ये कांग्रेस का क्यों लगाया? तो के साथ नहीं लगाए तो मारे हमको पकड़ के, फलाने पहलवान आए थे लगा के चले गए। पर उस बात को काट छांट के हमारे उम्मीदवार से जोड़ के गलत तरीके से रतलाम में प्रेजेंट करने का काम हुआ। वास्तविक में प्रधानमंत्री आवास के भवनों के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने गुंडाई करके जबरदस्ती झंडे बांधने का काम किया। यह है वो प्रकरण पूरा रतलाम का, जांच करवा लीजिए। फिर ये विषय से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले आप झंडे लगा दो, वोट थोड़ी डला पाओगे। वोट तो वो महिलाएं उस घर के अंदर जो रह रही, वो कह रही है कि हमारे जीवन में हम मरते जब तक पक्का मकान नहीं बना सकते थे, मोदी जी ने हमारे लिए आरसीसी की छत बनाकर देने का काम किया है। हम तो ताउम्र भारतीय जनता पार्टी के हो गए। ये शब्द है उन प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले लोगों को। ये काम करने का काम किया है। इससे पहले की सरकारें थी, क्यों नहीं प्रधानमंत्री आवास बना सके, क्यों नहीं कच्चे मकान वाले को पक्का दे सके, क्यों नहीं जो बहन हमारी खुले में शौच करती थी उसके लिए शौचालय बना सके, क्यों नहीं 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज कर सके, क्यों नहीं गरीब कल्याण के कार्यक्रम चले इस देश के अंदर, क्यों नहीं इससे पहले खाद्यान्न निःशुल्क देने का काम किया। ये सब काम हमारी सरकारों ने किया है और किए काम पे हम वोट मांगने गए हैं। लोगों ने हमको हमारे किए हुए काम पे, हमारे विकास के एजेंडे पे, हमारे द्वारा किए हुए विकास के कार्यों पे वोट देने का काम किया है, आशीर्वाद देने का काम किया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर छाती ठोक के जनता के बीच में ये कहा है कि मैं आपका काम करूंगा, तो वो वही कह सकता है जो करता है। कमलनाथ जी तो न छाती ठोकते दिखे और न कहीं कुछ बोलते दिखे। बोले भी तो क्या बोले कि लोकल इलेक्शन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो नॉट इंटरेस्टेड पर्सन जो कि वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर रहा है, वो व्यक्ति कमलनाथ जी कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनके नेता भी भोपाल में बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जब इनके प्रदेश अध्यक्ष दौरे नहीं करेंगे तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे। और वही स्थिति कांग्रेस की हो रही। आने वाले समय में 17 तारीख और 20 तारीख कोई दूर नहीं है, आ रहा है समय।
आप देखेंगे 17 तारीख को आएंगे 24 में, फिर मुझे बिठाइएगा। 17 को परिणाम आएंगे 16 स्थानों के जी, और बताएंगे, हम बात करेंगे कि आपको भी बिठाएंगे और बुंदेला साहब को भी बिठाएंगे। बिल्कुल। मृगेन जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, वो ये सर कि कई लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से सेमीफाइनल है, कोई कह रहा है 2023 का सेमीफाइनल है। क्या सही होगा इसको एक सेमीफाइनल के तौर पर कहना 23 का? देखिए, इसको सेमीफाइनल कहा भी जा सकता, नहीं भी कहा जा सकता। इसलिए एक सेमीफाइनल इस चुनाव के और उसमें जो विधानसभा चुनाव, उसमें दोनों में बहुत अंतर होता है। वो चुनाव अलग मुद्दे पर लड़े जाते हैं, चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं। बिल्कुल। अगर इस चुनाव के रिजल्ट को देख के आप बात करेंगे जी, तो पता चला कि अगर दूसरा सत्तारूढ़ पार्टी का भी इस पे असर होता है। जो निश्चित रूप से जो पार्टी सत्ता में रहती है, तो नगरीय निकाय के चुनाव को विशेषकर सोचते हैं लोग कि हम उसी पार्टी को दें ताकि हमारे काम हो सके, विकास के काम हो सके, क्षेत्र के काम हो सके। इसलिए इस चुनाव के आधार पर रिजल्ट को करना मेरे ख्याल से तो उचित नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों अलग अलग मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते हैं जी। इसलिए इसे निश्चित रूप से, लेकिन ये जनता का रूप जरूर देखने को मिल जाएगा। यदि पिछले बार 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, अगर इस बार 1-2 भी हारती है या 2-4 जितने भी अगर हारती है, तब भी एक पता चल जाएगा कि जनता का रुख क्या है। या अगर 16 में पिछली बार को उठा के देखें कितने वोटों से जीती थी, तो उसका भी एक असर दिख जाएगा कि हाँ, अगर कम वोटों से हारी है तो उस पर निश्चित रूप से लोगों में कुछ नाराजगी है। और तीसरी चीज, और किसी का कुछ होना हो, इन चुनाव के बाद जो विधानसभा का चुनाव लड़े जो वर्तमान विधायक हैं, उनके लिए जरूर खतरे की घंटी। अगर उनके हारे तो है। दूसरी बात, जैसे पिछले बार क्या होता था कि विधानसभा चुनाव से 3-3.5 साल पहले नगरीय निकाय पंचायत चुनाव हो जाते थे, तो कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी रहती थी तो वो काफी हद तक विधायक लोग दौड़ा करके बैठा के आपस में दूर कर लेते थे। लेकिन अब समय मात्र 1 साल का है। अब इतना जल्दी कटुता दूर भी नहीं होती, क्योंकि ये चुनाव सबसे मुश्किल भरे चुनाव होते हैं जी। एक अगर पार्षद की बात करें तो एक वार्ड में कम से कम 4 से 5 पार्टी के प्रत्याशी रहता है उम्मीदवार, लेकिन मिलता एक को है, बाकी 4 वो कहेगा विधायक जी ने हमें टिकट नहीं दिलवाया, तो विधायक जी कहेंगे अच्छा ठीक है, अब आना आप साल भर बाद हम देखेंगे। ये चीजें जो होगी निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल भरी। बिल्कुल। अवनीश जी, एकदम संक्षिप्त प्रतिक्रिया। सर, मैं ये कहूंगा, ये जो बार बार जो आरोप लगा रहे थे ना कि ये हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाने पे झंडे लगा दिए, अरे साहब इतना छोटा, इतना तंगदिल मत रखिए। पहले ही आवास योजना के घर बनते थे, इंदिरा गांधी जी के नाम से योजना थी। और बाकी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं बनाया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिनकी दीवारों पर आप लिखते रहे चलो दिल्ली, चलो भोपाल, अपना प्रचार करते रहे, अपना झंडा लगाते रहे। अगर वो इमारतों के मैं नाम गिनाने जाऊंगा ना तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, तो भी इमारतों के नाम नहीं गिना पाएंगे। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए। तो अंतिम चरण का मतदान आज हो चुका है, इसके नतीजे 20 जुलाई को आएंगे और पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई को आएंगे। जिस तरह से नेताओं ने तमाम दावे किए, उसकी रिजल्ट के लिए हमें 17 और 20 जुलाई का इंतजार करना होगा। उसके बाद स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।